आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 का बचा हुआ जो पार्ट है। सो दिस इज़ चैप्टर 1 पार्ट 2। अब तक हम टॉपिक्स हमारे कवर कर चुके हैं, 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, रिग्रेशन, स्टैटिस्टिकल वर्सेस डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप एंड रिग्रेशन वर्सेस कॉजेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिग्रेशन वर्सेस कोरिलेशन। लास्ट पार्ट में चैप्टर 1 के हमने एक चीज़ पढ़ी थी दैट रिग्रेशन इज़ डिफरेंट एंड कॉजेशन इज़ डिफरेंट। उसी तरीके से रिग्रेशन और कोरिलेशन भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये हमें देखने में सेम लगते हैं बट दे आर डिफरेंट इन मैनी वेज। सो सबसे पहले तो अगेन हमें यहाँ पे रिग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि रिग्रेशन क्या है। सो अगर रिग्रेशन हम देखें, लास्ट क्लास में हमने किया था, तो रिग्रेशन इज़ ऑल अबाउट 3 थिंग्स। हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसे हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं, और तीसरी चीज़ होगी हमें एवरेज बताता है। 3 चीज़ें हमें रिग्रेशन के लिए चाहिए होती हैं। सो रिग्रेशन एनालिसिस कोरिलेशन एनालिसिस से बिल्कुल डिफरेंट है। सो कोरिलेशन क्या बताता है? कोरिलेशन हमें बताता है, बेसिकली कोरिलेशन मेजर करता है, it measures the strength or we can say degree of linear association between 2 variables. बिटवीन 2 वेरिएबल्स। बेसिकली कोरिलेशन हमें क्या बता रहा है? डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन। सबसे पहले जो लीनियर वर्ड है वो इम्पॉर्टेंट है। लीनियर का मतलब है आपका जो भी रिलेशनशिप होगा, डायग्रामेटिकली देखोगे तो उसका डायग्राम जो है वो लीनियर दिखाई देगा। उसके साथ साथ ये 2 वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन को बताता है कि 2 वेरिएबल आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, पॉजिटिवली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड हैं, या फिर रिलेटेड ही नहीं है। तो बेसिकली डिग्री बताता है ये रिलेशनशिप की कि किस तरीके से रिलेटेड है। कोरिलेशन में हमने देखा होगा पॉजिटिवली कोरिलेटेड, नेगेटिवली कोरिलेटेड, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। लेकिन रिग्रेशन में क्या है? रिग्रेशन में भी हम बात करते हैं, लेकिन रिग्रेशन में हम बात करते हैं डिपेंडेंसी की, कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है और वो किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हुए उसकी एवरेज निकालते हैं। सो दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहला जो हम फंडामेंटल डिफरेंसेस के बीच में देखते हैं वो ये है कि रिग्रेशन जो है वो क्या बता रहा है? रिग्रेशन एनालिसिस देयर इज़ एन एसिमेट्री इन। तो रिग्रेशन जो एनालिसिस है, रिग्रेशन एनालिसिस, इसमें एक तरीके की एसिमेट्री है। एसिमेट्री का मतलब है दोनों वेरिएबल आपके एक जैसे नहीं चलते हैं। एसिमेट्री क्यों है? क्योंकि हम 2 वेरिएबल की बात करते हैं यहाँ पे। एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, या फिर जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो है। तो ये आपस में किस तरीके से ट्रीट किए जाते हैं वो रिग्रेशन एनालिसिस बताता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है बहुत क्लियरली, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रैंडम होता है, स्टोकास्टिक भी बोल सकते हैं इसको, या स्टैटिस्टिक। 3 वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, रैंडम, स्टोकास्टिक या फिर स्टैटिस्टिकल होता है नेचर में। इसका मतलब ये है कि आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं, कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई एरर होगा। हमने स्टोकास्टिक वर्ड भी अभी पढ़ा था जब हमने एरर टर्म के लिए यूज़ किया था। सो रैंडम हो सकता है, स्टोकास्टिक होता है, स्टैटिस्टिकल होता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं हम जब भी रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। सो बिकॉज हम एवरेज निकाल रहे हैं तो ये एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, रैंडम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे चांसेस हैं कि आप कुछ ना कुछ
यहाँ पे मिस कर रहे हो, कोई ना कोई एरर आ रहा हो, जो वैल्यू आपकी एवरेज आई है वो ज़्यादा या कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा कम भी एक्चुअल में एवरेज प्रिवेल कर सकती है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कैसा है, रैंडम है, स्टोकास्टिक है और स्टैटिस्टिकल है। वहीं जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो कैसा है, ये हमारा है फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, ये हम निकालते नहीं हैं। तो जो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस है उसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है उसको यूज़ करते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल की एवरेज निकालते हैं, इसी को हम रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन जो है वो एक सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, कोरिलेशन सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिकल का मतलब है दोनों आपके वेरिएबल का जो नेचर है वो एक जैसा होता है, यहाँ पे कोई भी आपका डिपेंडेंट या फिर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जब भी आप कोरिलेशन पढ़ रहे होते हो ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ना डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है। यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है, दोनों वेरिएबल को सिमेट्रिकली ट्रीट किया जाता है, यहाँ एसिमेट्रिकली ट्रीट किया जाता है। एसिमेट्रिकली का मतलब है एक का नेचर अलग है, डिपेंडेंट का नेचर अलग है। डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो रैंडम भी है, रैंडम, स्टोकास्टिक, स्टैटिस्टिकल कुछ भी हो सकता है। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हमेशा फिक्स्ड होगा। लेकिन कोरिलेशन में आपके जो भी दो वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों हमेशा एक जैसे होंगे, कोई डिपेंडेंट कोई एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना चाहें तो नेक्स्ट डिफरेंस है किस में, सबसे पहले हम बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। तो यहाँ पे रिग्रेशन में कोरिलेशन की जो थ्योरी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, हमारी वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रही है। तो एक चीज़ कॉमन है रिग्रेशन और कोरिलेशन में। क्या कॉमन है, रिग्रेशन और कोरिलेशन। एक चीज़ कॉमन ये है बेसिक, यहाँ पे भी दो वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे भी दो वेरिएबल होते हैं, लेकिन यहाँ के जो दो वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे, एक डिपेंडेंट होगा और दूसरा एक्सप्लेनेटरी होगा। यहाँ पे ये दोनों सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं, कहाँ पे, इन रिग्रेशन एनालिसिस, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है रैंडमनेस का, यहाँ पे भी होता है। वेरिएबल तो कोई भी ले सकते हैं हम, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ क्रिएट होता है कि रिग्रेशन जो एनालिसिस है, रिग्रेशन थ्योरी जो है वो कंडीशनल होती है। ये दो चीज़ें हमने सेम देख ली। सेम क्या है, दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे भी रैंडम है, यहाँ पे भी रैंडम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारे वेरिएबल सेम होते हैं। और एक और चीज़ जो हम रिग्रेशन में हम वैल्यू निकालते हैं दैट इज़ कंडीशनल वैल्यू। कंडीशनल वैल्यू का मतलब है, आप जैसे दो वेरिएबल्स हैं y और x, y हमारा डिपेंडेंट होता है, x एक्सप्लेनेटरी होता है। सो y जो आपका वेरिएबल है वो डिपेंड करता है x पे, तो कंडीशन है, वो कंडीशनल वैल्यू निकालता है, x की वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है y। लेकिन यहाँ पे कोरिलेशन में दे आर नॉट कंडीशनल, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, कुछ भी हो सकता है। एक और मेजर डिफरेंस क्या है कि स्टोकास्टिक जो वेरिएबल है वो रैंडम होता है। यहाँ पे कौन सा है स्टोकास्टिक वेरिएबल, दिस इज रैंडम। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल क्या होता है, फिक्स्ड होता है। यहाँ पे दोनों ही स्टोकास्टिक होते हैं, दोनों ही रैंडम होते हैं। अब रिग्रेशन एनालिसिस का अगर हम कल हमने एक डायग्राम देखा था, इस तरीके से जाता है। यहाँ पे आपका आता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दैट इज xi, यहाँ पे आता है y। लेकिन कोरिलेशन में भी ऐसा ही होगा, लेकिन कोरिलेशन में आपको दोनों की वैल्यूज़ गिवन होती हैं।
अगर कोरिलेशन किसी को याद हो, 11th स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स जो अभी बीबी के फर्स्ट में सेकेंड ईयर में दोनों में ही स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, उसमें देखा होगा कोरिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से चलता है कि आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन होती है। सपोज करो इसकी 1 2 3 4 5 है, इसकी 6 7 8 9 10 है, दोनों की ही वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं। बट होता क्या है, दोनों की वैल्यू गिवन है और इन दोनों को हम प्लॉट करते हैं एक्स और वाई। ये मेरा एक पॉइंट हो गया। जब हम इनको प्लॉट करते हैं कुछ इस तरीके से पॉइंट्स आते हैं, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि इन दोनों वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव है। तो कोरिलेशन सिर्फ हमें बताता है डिग्री, रिलेशनशिप की डिग्री कैसी है। एक तो पहले तो ये बताता है कि किस टाइप का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। दूसरा बताता है कि परफेक्टली पॉजिटिव है या सिर्फ पॉजिटिव है, वो डिग्री से पता चल जाता है। तो कोरिलेशन बेसिकली हमारा यहाँ फोकस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस बताने की कोशिश ये की जा रही है कि कोरिलेशन इज़ डिफरेंट थिंग, क्योंकि कोरिलेशन में आपको x भी पता होता है पहले से ही, y भी पता होता है, लेकिन रिग्रेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ x पता होता है और x की हेल्प से आप निकालते हैं कंडीशनल वैल्यू ऑफ y या फिर एवरेज ऑफ y। इन दिस वे रिग्रेशन और कोरिलेशन जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा, जो डेटा होता है वो मेजरली इट इज डिवाइडेड बिटवीन 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स कौन से हैं वो? 4 पार्ट में सबसे पहला जो डेटा आता है दैट इज क्रॉस सेक्शन डेटा, या फिर फॉर मेकिंग इट इजी हम पहले इसको टाइम सीरीज ले लेते हैं। टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शन डेटा, पूल डेटा, एंड पैनल डेटा। सबसे पहले तो हम डेटा के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? डेटा के बारे में पढ़ने का हमारा जो मोटिव है वो ये है क्योंकि हमें पता है विदाउट डेटा वी कैन नॉट प्रूव एनी थ्योरी। इको ट्रिक्स में 3 चीज़ों की यूज़ होगी, हमने पहले भी डिस्कस किया था। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपकी है थ्योरी, थ्योरी ही होनी चाहिए। इट मीन्स इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की बात की जाती है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैथ्स, उस थ्योरी को मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आना। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल अबाउट डेटा। तो डेटा, जब हम किसी भी थ्योरी के बारे में डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो डेटा हमारा किस टाइप का होगा, वो टाइप डिफाइन करता है। ये 4 पार्ट्स, ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास। जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो इसके बेसिस पे करेंगे कि हमारा जो स्टडी है वो किस वे में होने वाली है। सबसे पहले हम आ जाते हैं टाइम सीरीज़ डेटा पे। टाइम सीरीज़ डेटा जो है ये वो डेटा है या वो वेरिएबल जो कि हम रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करते हैं, जिसको अगर डेफिनेशन की बात करें तो टाइम सीरीज़ क्या है? टाइम सीरीज़ डेटा these are collected on a variable। सबसे पहले बात हो रही है एक वेरिएबल की। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं हमारे पास। मैक्रो इकोनॉमिक की अगर बात करें तो हमारे पास है जीडीपी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, दीज आर ऑल वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। माइक्रो की बात करें तो प्राइसेस, क्वांटिटी के क्या कहते हैं, इंडिफरेंस के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना है, होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालना है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये आ जाती हैं माइक्रो वेरिएबल में। तो वेरिएबल की हमारे पास कमी नहीं है। सो जब भी दीज वेरिएबल्स, जब भी दिस टाइप ऑफ डेटा आर कलेक्टेड ऑन अ वेरिएबल रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक टाइम पीरियड में उसको
निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सिंपल वर्ड अगर हम देखना चाहें, यहाँ पे वेरिएबल हमारा होगा एक, और एक वेरिएबल को हम डिफरेंट टाइम पीरियड में स्टडी कर रहे हैं। दिस इज टाइम सीरीज डेटा। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, जैसे कि डेली बेसिस पे भी हम एक डेटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन भी होता है और बताया भी जाता है, जैसे कि आपका सेंसेक्स और निफ्टी का डेटा होता है, डेली आता है। एक्सचेंज रेट डेली आता है, गोल्ड का प्राइस डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। सो दिस इज़ डेली बेसिस का टाइम सीरीज डेटा। उसी तरीके से हमारे पास और भी वेरिएबल्स हैं जो मंथली बेसिस पे होते हैं, मंथली बेसिस पे जिनका डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है कंज्यूमर जिन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है उनके क्या प्राइसेस चल रहे हैं मार्केट में, तो वो मंथली बेसिस पे क्या किया जाता है, मंथली बेसिस पे उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है क्वार्टरली की अगर बात की जाए, तो क्वार्टरली हमारा जीडीपी का डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये सारे जो डेटा है वो टाइम सीरीज डेटा है। मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन टाइम सीरीज डेटा। मतलब जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स में वेरिएबल है ना, वो जनरल लेवल पे हम टाइम सीरीज डेटा से ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला टाइम सीरीज डेटा, सबसे पहला तरीका है डेटा का, और ये मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है। दूसरे डेटा की अगर हम बात करें, यहाँ पे दूसरा डेटा है क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा, ये जो क्रॉस सेक्शनल डेटा है ये क्या बताता है? दिस इज डेटा on several variables at a point of time. At a point of time. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका वेरिएबल एक नहीं है, बहुत सारे वेरिएबल हैं। वेरिएबल नंबर 2, वेरिएबल नंबर 3, वेरिएबल नंबर 4, सपोज करो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 4 लिए। इन सब को हम एक टाइम पीरियड में स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शनल डेटा। टाइम एक ही है बट आप इस वेरिएबल बहुत सारे हैं आपके पास, वेरिएबल बहुत सारे और टाइम एक। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है सेंसस। सेंसस होता हर 10 साल बाद है, लेकिन ये इसका जो डेटा कलेक्शन है वो बहुत सारे, जैसे कि अभी रिसेंट स्टार्ट हो गया है 2021 में, जो होना था वो अब स्टार्ट हुआ है 2025 में। तो अब जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ना, वो 2025 के पॉइंट पे कलेक्ट किया जा रहा है। आज की डेट में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारी इन्फॉर्मेशन लेने आएंगे लोग वो सेंसस के लिए। उस सेंसस में पूछेंगे आपके घर में कितने लोग हैं, फैमिली मेम्बर बेसिकली, उससे पॉपुलेशन के बारे में आइडिया लग जाएगा। दूसरा इनकम के बारे में पूछेंगे, इनकम इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल। एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा जाएगा, वो एक वेरिएबल है, ठीक है। हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा, एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2025 क्या है आपका, टाइम है, और ये सारे क्या हैं आपके वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में हमसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। तो सेंसस जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, क्रॉस सेक्शनल डेटा का। नेक्स्ट हमारा जो डेटा है दैट इज पूल्ड डेटा। पूल्ड डेटा, पूल्ड डेटा का काम क्या है, इसमें दोनों के ना मिक्सचर हैं। कौन कौन से के मिक्सचर हैं, टाइम सीरीज का मिक्सचर है ये, और क्रॉस सेक्शनल का मिक्सचर है। अब मिक्सचर है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि वेरिएबल भी मेरे पास कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, और मेरे पास टाइम पीरियड्स भी बहुत सारे होंगे। जैसे कि आप पहले इस वेरिएबल को डिफरेंट टाइम में पढ़ोगे, फिर इस वेरिएबल को पढ़ोगे डिफरेंट टाइम में, फिर इस वेरिएबल को पढ़ोगे डिफरेंट टाइम में, फिर इस वेरिएबल को पढ़ोगे डिफरेंट टाइम में। तो दिस इज़ पूल डेटा, जहाँ पे आप टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल दोनों का ही यूज़ करते हैं।
अब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे करना है। अब पहले आप देखोगे कि इस साल में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट का सर्वे किया जा रहा है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का भी किया जा रहा है, दोनों चीज़ें साथ में कर रहे हैं, दो वेरिएबल ले लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड, क्रॉस सेक्शनल है। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अब वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक चीज़ है, लेकिन इसमें मेल फीमेल का डेटा लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, क्योंकि एक चीज़ नहीं डिपेंड करती, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल बहुत सारे यूज़ होते हैं एक चीज़ निकालने के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में आप उसको कैलकुलेट करते हो। सो इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पूल्ड डेटा। सबसे देखो मेजरली जो यूज़ होता है वो होता है टाइम सीरीज़ डेटा, उसके बाद अगर कोई डेटा यूज़ होता है तो वो पूल डेटा ही होता है। क्रॉस सेक्शनल भी होता है, बट कंपैरिजन के लिए अपने अपने हिसाब से आप डेटा को रख सकते हो। अगर आपको सिर्फ कुछ टाइम पीरियड में किसी एक वेरिएबल की परफॉर्मेंस जज करनी है तो आप टाइम सीरीज़ को चूज़ करोगे। उसके बाद अगर आपको देखना है बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स को आप ओवर द टाइम क्या करना चाह रहे हो, कंपेयर करना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या करोगे, बहुत सारे वेरिएबल्स को ओवर द टाइम कंपेयर करने के लिए पूल डेटा, और या फिर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं आपके पास लेकिन आप उन सबको एक ही टाइम के लिए जज करना चाह रहे हो, दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो ये तीन हैं जो मेजरली यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ टाइप का जो डेटा है वो डेली लाइफ या फिर डेली बेसिस पे जो डेटा यूज़ किया जाता है कंपनी में, उसके हिसाब से नहीं है इतना यूज़फुल, बट इट इज़ यूज़फुल फॉर अ वेरी ह्यूज काइंड ऑफ अ डेटा, पैनल डेटा जिसको बोलते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डेटा भी बोलते हैं। ये एक टाइप का स्पेशल टाइप ऑफ पूल डेटा ही है। इसका मतलब क्या है कि इसमें टाइम सीरीज़ के आपको फीचर्स भी मिलेंगे, क्रॉस सेक्शन के फीचर भी मिलेंगे, पूल तो होता ही दोनों का, तो स्पेशल काइंड ऑफ पूल्ड है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर टेकन ऑन द सेम सैम्पल यूनिट एट मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टाइम। आपका सैम्पल सेम होगा, मतलब वेरिएबल्स आपके सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट मल्टीपल पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। उस केस में जैसे कि सपोज वी वांट टू एनालाइज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स अक्रॉस शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हैं वो किस तरीके से उनका रिटर्न्स जो है वो वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, उसके लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा ना हर एक साल का डिफरेंट वेरिएबल के बेसिस पे। सो यहाँ पे हम कंपनीज़ को भी लेंगे, टाइम को भी लेंगे, उनकी जो रिटर्न्स हैं उसको भी लेंगे। तो बहुत लंबे टाइम के लिए जब आप कोई स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं पैनल डेटा। सो ये चार टाइप ऑफ डेटा हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, अब हम आ जाते हैं वापस बैक टू द टॉपिक। द टॉपिक इज़, जो कि हम पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, रिग्रेशन ही। रिग्रेशन जब हम स्टार्ट करने वाले, फॉर्मल जो रिग्रेशन स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट चैप्टर से होगा, बट इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे कि रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो कि वाइवा में भी पूछी जाती है कॉलेज में, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी तो पूरी इकोनोमेट्रिक्स समझ में आनी डिफ़िकल्ट है। तो बेसिक ABCD अगर किसी को नहीं आएगी तो उसको वर्ड और सेंटेंस बनाना कैसे आएगा। सेम इज़ विद दिस इकोनोमेट्रिक्स चैप्टर 1। अगर आपको बेसिक टर्म्स नहीं पता होंगी तो आप इकोनोमेट्रिक्स के प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाओगे, वो इतनी डिफ़िकल्ट होंगी नहीं जितने डिफ़िकल्ट आपको लगेंगी, क्योंकि आपको वो टर्म्स ही समझ नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। Yes, these are the terms. देखो, हमने अभी डिस्कस किया था कि बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं रिग्रेशन में। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और तीसरी होती है हमारी क्या, एवरेज, जिसको हम बोलते हैं, लेकिन वो तो हम इस वेरिएबल की निकालते हैं। अगर हम यहाँ बात करें इक्वेशन वाइज, तो हमने थोड़ा सा इक्वेशन देखी थी, y इज़ इक्वल टू सपोज वी हैव a प्लस बी एक्स आई, इस टाइप की कुछ चीज़ें।
तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है y, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है x। इसको और किस किस नाम से जानते हैं? ये डिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वर्ड बहुत कम यूज़ होता है क्वेश्चंस में। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है वो है ये। डिपेंडेंट को हम बोलते हैं रिग्रेसेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को हम बोलते हैं रिग्रेसर। तो ये चीज़ याद रखनी है, रिग्रेसेंट क्या है, रिग्रेसर क्या है। नाम दोनों सेम लगते हैं, रिग्रेसेंट y या डिपेंडेंट वेरिएबल, रिग्रेसर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इसको भी और अलग अलग नाम भी हैं, बट जो 3 नाम हमेशा याद रखने हैं, टॉप पे रखने हैं, एक तो ये याद होना चाहिए, दूसरा ये याद होना चाहिए और तीसरा ये याद होना चाहिए। एंडोजेनस y, डिपेंडेंट वेरिएबल को एंडोजेनस बोलते हैं और इसको एक्सोजेनस बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। इसके अलावा एक बार हम रीड कर सकते हैं कि क्या क्या नाम और हैं। एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रेडिक्टेंट, प्रेडिक्टर, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस। ये मुझे लगता है याद करना ईजी है, ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता बुक में इकोनोमेट्रिक्स की, बट इट इज़ वेरी इजी। एक्स क्या है? स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? आपने कुछ एक्टिविटी की और फिर उस एक्टिविटी का रिस्पॉन्स भी तो आता है। स्टिमुलस का हो गया मतलब हो गया आपने कुछ एनर्जी, कुछ एक्शन लिया और उसकी वजह से क्या रिस्पॉन्स आया। तो स्टिमुलस इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल। देन कोवेरिएट, आउटकम, कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल और कंट्रोल्ड, देयर इज अ डिफरेंस। कंट्रोल मतलब ये कंट्रोल कर रहा है और ये कंट्रोल हो रहा है, डिफरेंस है। देखने में दोनों सेम लगते हैं, ये कंट्रोल कर रहा है और ये कंट्रोल हो रहा है। जैसे कि सपोज करो आप 2 फ्रेंड्स हैं बट उसमें से एक थोड़ा डोमिनेंट है, तो ये क्या है? कंट्रोल वेरिएबल है। ये इसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने वाला कौन है? ये। और ये कंट्रोल हो रहा है, तो ये कंट्रोल्ड वेरिएबल है और ये कंट्रोल वेरिएबल है। बट अगेन अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, वो क्या है मेनली? वो है रिग्रेसेंट, रिग्रेसर, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एंडोजेनस और एक्सोजेनस। ये 3 याद रखना है टर्मिनोलॉजी में, इनको क्या बोला जाता है। आगे जब भी हम इक्वेशंस करेंगे बार बार इनको इन्हीं नाम से रेफर करेंगे, दैट y इज़ रिग्रेसेंट, x इज़ रिग्रेसर, या फिर y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज़ इंडिपेंडेंट, या फिर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज measurement scales of variable। measurement scales of variables। वेरिएबल्स जो हम लेने वाले हैं उनको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, उनका स्केल क्या होने वाला है वो देखना है। तो स्केल के लिए बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, 4 स्केल्स में हम डिवाइड करते हैं। वेरिएबल को बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि कौन सा वेरिएबल किस कैटेगरी में फॉल करता है। इसका मैं यूज़ बता देती हूँ। इसका यूज़ है, सबसे पहले तो ये जनरली आपको क्वेश्चन में इस फॉर्म में मिलेगा कि सपोज़ करो जीडीपी दिया हुआ है, तो जीडीपी कौन सा वेरिएबल है, रेशियो स्केल है, इंटरवल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल है, इस टाइप से मिलेगा। एक इसका क्वेश्चन आपको जहाँ हेल्प करने वाला है टॉपिक, दैट इज़ इन योर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जब भी आप वेरिएबल को चूज़ करेंगे वहाँ देखने में हेल्प मिलेगा कि आपका वेरिएबल किस टाइप का, रेशियो है, इंटरनल है, इंटरवल है, या ऑर्डिनल है, या फिर नॉमिनल है। वहाँ आपको बहुत हेल्प करेगा ये। वहाँ अगर ये नहीं पता होगा आपको कि मेरा वेरिएबल किस कैटेगरी में आ रहा है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ समझो है क्या बेसिकली ये। पहला आता है रेशियो स्केल, रेशियो स्केल। दूसरा जो है वो है आपका इंटरवल स्केल,
इंटरवल स्केल, थर्ड वन इज ऑर्डिनल स्केल, और लास्ट है नॉमिनल स्केल। सो इन चार तरीके से हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, चार कैटेगरीज हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना रेशियो स्केल, क्योंकि ये सारे उसी पे ही डिपेंडेंट हैं। रेशियो स्केल की चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली तो रेशियो ही है। रेशियो का मतलब है आपका जो भी वेरिएबल है, क्या आप उसको जब भी रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो आपको वो कोई सेंस देगा या नहीं देगा, ये देखना है। दूसरी चीज़ आती है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हो गया दो जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, क्या वो कुछ आपको मीनिंगफुल सेंस प्रोवाइड कर रहा है। तीसरी चीज़ है नेचुरल ऑर्डरिंग। जो भी आपका नेचुरल ऑर्डरिंग, इसका मतलब है आपका जो भी वेरिएबल है, क्या आप उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं, और असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने से उसका कुछ सेंस बन रहा है। अगर सेंस बन रहा है तो वो रेशियो स्केल है। और लास्ट आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन तो ये चार हमारे फीचर्स हैं किसके, रेशियो स्केल के। रेशियो स्केल में ये चार फीचर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जीडीपी। जीडीपी जो है वो चारों चीज़ें फॉलो करता है। तो जीडीपी हमारा किस टाइप का वेरिएबल हो गया, रेशियो स्केल हो गया। किस तरीके से जीडीपी में आप देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर की जीडीपी और इस ईयर की जीडीपी को लिखते हो रेशियो की फॉर्म में, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको पता चल जाता है, कंपेयर कर सकते हो कि पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है, चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज कितना है। दूसरा डिस्टेंस, दो जीडीपी के बीच का डिफरेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो मीनिंगफुल। नेचुरल ऑर्डरिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई पिछले साल ज़्यादा थी या इस साल ज़्यादा है। और कंपैरिजन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाएगी तो वो भी हम बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रेशियो स्केल में ये चारों फीचर्स होते हैं। जनरली जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं वो रेशियो स्केल में ही डिफाइंड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में सिर्फ एक ही फीचर होता है रेशियो स्केल का, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब दो ही चीज़ों के बीच का डिस्टेंस निकाल पाएंगे आप, डिफरेंस निकाल पाएंगे। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन टू टाइम पीरियड्स की बात की जाए कि भाई 2000 से 1995 के बीच में कोई वेरिएबल जो है उसकी क्या वैल्यू में चेंज आया, मीनिंगफुल है। बट यहाँ पे आप क्या नहीं निकाल सकते, इंटरवल स्केल में आप इसमें रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो आपको टाइम पीरियड दे दिया है, इस टाइम पीरियड के रेशियो का हम क्या करेंगे, 2000 और 1995। जैसे कि मान के चलो यू हैव एन एग्जांपल टेम्परेचर, कि 2 दिन का आपका टेम्परेचर की बात की गई, तो 2 दिन का टेम्परेचर में आप डिफरेंस तो क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंस बता देगा। डिफरेंस 2 दिन के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस बता सकते हो कि आज और कल के टेम्परेचर में 4 डिग्री का डिफरेंस था, इट इज़ मीनिंगफुल। लेकिन आप 2 दिन के डिफरेंस को अगर रेशियो में लिखते हो तो वो क्या बता रहा है, वो कुछ भी नहीं बता रहा, कोई मीनिंग, कोई सेंस नहीं बन रहा उसका। तो इस टाइप का वेरिएबल जो है, जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को कभी भी आप रेशियो स्केल में नहीं रखोगे, कभी नहीं रखोगे टेम्परेचर को। इसको आप कहाँ रखोगे, इंटरवल स्केल में रखोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ हम डिस्टेंस ही कैलकुलेट, ऑर्डरिंग भी नहीं हो सकती, कंपेयर भी नहीं कर सकते। कंपैरिजन थोड़ा बहुत पॉसिबल है जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। तो बेसिकली इंटरवल स्केल में, अब ये टेम्परेचर मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें सिर्फ टाइम पीरियड ही मेंशन होगा, जिसमें सिर्फ डिस्टेंस ही मेंशन होगा, वो डिस्टेंस ही यूज़फुल होगा। तो हमेशा याद रखना है ये 4 मेन फीचर्स हैं। इंटरवल स्केल इनमें से सिर्फ डिस्टेंस को फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल सब लोगों ने आई थिंक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा हुआ है। यूटिलिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है
कार्डिनल यूटिलिटी और एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है जब भी कोई कंज्यूमर कुछ कंज्यूम करता है